योगी आदित्यनाथ पीएम तो क्या, अब हमें लग रहा है अगले साल सीएम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि बीजेपी ने अपने जीवन का सबसे बड़ी गलती की है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाकर, जिसके कारण अब दूसरा आंदोलन शुरू हो गया है। और शायद यही वजह है कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अपने 12 साल में सबसे बड़ी गलती की है। और इस आंदोलन को कोई राजनीतिक पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है, मगर फिर भी इसमें हजारों लोग जुड़ते जा रहे हैं। और अगर किसी राजनीतिक पार्टी या किसी नेता ने इसमें सपोर्ट किया तो उसका ये समझ लीजिए कि राजनीतिक सफर खत्म। तो आखिर ये आंदोलन है क्या? और भाई साहब, कांग्रेस को छोड़िए, अखिलेश को छोड़िए, खुद बीजेपी को अब डर सताने लगा है कि जो योगी आदित्यनाथ को हम लोग आगे चलकर पीएम बनाने का सपना देख रहे थे, अब वो अगले साल क्या पता सीएम भी ना बन पाए उत्तर प्रदेश के। और ये मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके सामने अभी तथ्य रखूंगा जिसको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और इसके लिए बीजेपी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अभी। और कोई एक राज्य नहीं, 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सत्ता जाने के चांसेस हैं। कैसे, वो मैं अभी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जितना हो सके शेयर जरूर करिएगा। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ये आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है, इसका आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? अपनी राय कमेंट जरूर करिए। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट हुआ था, वो सीजेपी का, और उस प्रोटेस्ट को सारी की सारी राजनीतिक पार्टियों ने सपोर्ट किया था, क्योंकि भाई वो बीजेपी के अगेंस्ट में था। 20 तारीख को लोग जुटे, 20 जुलाई को लाठीचार्ज भी हुआ, और विदेशी मीडिया ने इसमें प्रोपेगेंडा भी फैलाया कि भाई देखो स्टूडेंट्स को मारा गया। उन्होंने दिखाया ही नहीं कि वहाँ पर पुलिस वालों को भी मारा गया था। लेकिन अब एक और आंदोलन शुरू हो गया है, आरक्षण हटाओ आंदोलन। कुछ हमारे भाई बंधु होंगे इसमें अभी जो वीडियो देख रहे होंगे, चाहे वो एससी से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे जनरल कैटेगरी से हो, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और तब आप दिमाग में सोचिएगा कि हम इसका सपोर्ट करें या ना करें। देखिए, इस आरक्षण हटाओ आंदोलन का परमिशन जो है वो रामलीला मैदान में दिया गया था, और ये कहा गया था कि 500-600 लोग से ज़्यादा ना आए। फिर भी लोग आए, जंतर मंतर पे आए लोग, वहाँ पर काफ़ी लोग आए थे और भगवा झंडा लेकर भी आए थे। अब इसका कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा। इतनी बड़ी भीड़ दिखाई दे रही थी बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के। सीजेपी में तो भाई साहब सारी पॉलिटिकल पार्टियां जुट गई थी, विदेशी फंडिंग आ रही थी, सारी चीजें हो रही थी, पता नहीं कहां से खाने मंगाए जा रहे थे। भाई देख ही रहे होंगे आप वीडियो, जब वायरल हुआ था तो तब जाके इतनी भीड़ इकट्ठा कर पाए थे। और इसमें तो भाई साहब किसी का सपोर्ट नहीं, फिर भी इतने लोग आए। और इस आंदोलन में मेन चेहरा जो है वो जैसे अजीत जी हो गए, हर्ष दुबे। हालांकि जो आरक्षण हटाओ आंदोलन के लोग हैं वो हर्ष दुबे को अब किनारे कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये मिल गया है सरकार से, क्योंकि उन्होंने सरकार के कुछ नेताओं से बातचीत की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस वजह से लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी वो मांगे थी ही नहीं जो ये जाके सरकार से बात किया है। देखिए, इस आरएचए की कुछ मांगे हैं और मैं आपको इस वीडियो में इसकी मांगे बताऊंगा। उसमें से पहला ये है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया जाए, यानी कि भाई साहब जाति के रूप में आरक्षण नहीं देना चाहिए। मतलब से एससी एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, तो इस तरह से आरक्षण नहीं देना चाहिए जाति देखकर। आप उनकी आर्थिक स्थिति देखिए कैसी है, तब उनको आरक्षण दीजिए। जिनकी कई पीढ़ियां इसका फायदा उठाती आ रही हैं, भाई साहब दादा से लेके दादा अगर आरक्षण लिया था तो उसका बेटा भी आरक्षण लिया, उसका बेटा भी आरक्षण लिया था तो उसके बेटे का बेटा भी आरक्षण लिया, और इन लोगों ने आरक्षण ले लेकर लाखों करोड़ों की संपत्ति बना ली, लेकिन फिर भी आरक्षण ले रहे हैं। और ये मैंने भाई साहब अपनी आंखों से देखा है। मैंने आंखों से देखा है कि एक जनरल कैटेगरी का लड़का जो अच्छे मार्क्स लाता है फिर भी उसका कुछ नहीं होता है, और वहीं लोअर कैटेगरी का लड़का जो होता है वो माइनस मार्क्स लाकर एडमिशन हो जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है उसका, जबकि उसके पास उस जनरल कैटेगरी स्टूडेंट से अच्छे पैसे होते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उससे, जनरल कैटेगरी से। बहुत से ऐसे एससी एसटी में भी हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं लेकिन उन्हें आरक्षण नहीं मिल पाता। बहुत से ऐसे ओबीसी में ऐसे हैं जिनको आरक्षण नहीं मिल पाता है जबकि वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं। और वैसे ही बहुत से ऐसे जनरल कैटेगरी में भी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है मेहनत करने के बाद भी, जबकि वो उस सेलेक्ट हुए अभ्यर्थी से ज्यादा कमजोर हैं आर्थिक रूप से। और एक बात तो सही है कि गरीब सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी ही नहीं होते, गरीब होते हैं जनरल भी। इसलिए कहा जा रहा है कि आर्थिक रूप से देखकर आरक्षण दिया जाए, ताकि चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे एससी एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, सबको समान रूप से आरक्षण मिल सके। क्योंकि एससी एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण मिलना चाहिए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण नहीं भी मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें आरक्षण मिल रहा है। जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा है। तो आप अगर जाति के आधार पर नहीं देंगे, आप आर्थिक आधार पर देंगे, तो चीज़ें काफ़ी सुधर जाएंगी। उनको आगे आने का मौका मिलेगा जो किसी आर्थिक स्थिति के कारण नहीं आ पाते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा है कि आरक्षण हटा दो, सब सिर्फ ये कह रहे हैं कि आरक्षण का रिफॉर्म करो
उसमें रिफॉर्म किया जाए। पिछले 75 साल से चला ही आ रहा है, एक ही तरह पे है। इसमें अब तक ना कोई रिफॉर्म किया गया, ना कुछ किया गया, ना कोई राजनीतिक पार्टियां इस पे बात करती हैं। देखिए 1950 में यानी 1950 में संविधान लागू हुआ था और उसमें अनुच्छेद 15-16 के अंतर्गत SC/ST को 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था। अब उसमें यह था कि 10 साल बाद डाटा कलेक्ट किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि किसको आरक्षण मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। जिसको मिल चुका है उसको नहीं दिया जाएगा। लेकिन उस समय सत्ता थी कांग्रेस की, उन्होंने ऐसा कुछ डाटा कलेक्ट नहीं किया, वो बढ़ाते चले गए। वो 10-10 साल बढ़ाते चले गए बिना कोई डाटा कलेक्ट किए, बिना कोई ये देखे कि किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। बढ़ाते बढ़ाते 1990 आया, 1990, उसमें मंडल कमंडल की बैठक बैठी, वहाँ पर OBC को भी आरक्षण दे दिए। मतलब बिना कोई डाटा कलेक्ट किए, बिना कोई एनालिसिस किए, बिना ये देखे कि किसको आरक्षण मिला है, किसको नहीं मिला है, किसको मिलना चाहिए, अब किसको नहीं मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि एक ही परिवार में 10-10 लोग आरक्षण ही लेके ऊपर आ रहे हैं। बस वोट बैंक की राजनीति में, वोट लेने के चक्कर में ये समाज को बांटते चले गए। और आज अगर वही समाज उठ के बोलता है कि भाई आरक्षण का रिफॉर्म करो, तो कहते हैं जी ये गलत बोल रहे हैं। 2019 में यानी 2019 में जनरल कैटेगरी के EWS को भी आरक्षण दे दिया गया। हालांकि ये मुझे लगता है कि ठीक था। इसमें आर्थिक रूप से देख कर दिया जाता है कि जनरल कैटेगरी में जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनको आरक्षण दिया जाता है। यही आपको OBC SC/ST में भी करना था, वहाँ भी आर्थिक स्थिति को देखकर ही दिया जाना चाहिए था। मतलब सारी चीजें आपको सही करना होता है सिर्फ जनरल कैटेगरी में। फिर आप कहते हैं कि अजी जात पात में आप तोड़ रहे हो। तोड़ तो आपका संविधान ने पहले ही दिया है, हम लोग नहीं तोड़ रहे हैं। हम लोग भाई अपने हक की अब बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई CJP वाला, कोई अमेरिका वाला आके इंडिया में बात कर सकता है कि अजी हम ये करेंगे वो करेंगे, तो हम इंडिया के ही हैं, हम इंडिया में ही रहते हैं, हम बाहर नहीं जाते हैं, हम बाहर नहीं रहते हैं, तो हम अपनी बात करेंगे। अब आप आज की स्थिति देख लीजिए, कॉलेजों में उन लोगों को भी एडमिशन मिल जाता है SC/ST OBC को जिनके पासिंग मार्क्स से भी कम नंबर होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि ये किसी, मान लीजिए नीट का लीजिए फॉर एग्जांपल, कि अगर पासिंग मार्क्स है 40%, 100 में 40% पासिंग मार्क है, तो भाई 40% से भी कम उनके मार्क्स आए हैं, लेकिन फिर भी उनका आरक्षण के कार्ड सिलेक्शन हो जा रहा है। और जो बंदा 99%, 98% लाया उसका भी नहीं हो पा रहा जनरल कैटेगरी का। इस तरह की हालत है। मतलब ठीक है, जो भी है, आपको एक क्राइटेरिया रखना चाहिए ना कि भाई इतना पासिंग मार्क है, इतना आपको लाना ही पड़ेगा। अब इस तरह से भाई साहब आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस ही डाउन कर दे रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई साहब BJP आई तो BJP ने क्यों नहीं किया। भाई तब जो थी वो पॉपुलेशन बहुत कम थी। आज़ादी के बाद अब देखिए पॉपुलेशन बहुत कम थी, तब ये चीज़ें की जा सकती थी। अब 150 करोड़ लोग हैं भारत में, और 4 राज्यों में जो इलेक्शन आने वाले मैं उनको बताऊं, चाहे आप गोवा ले लीजिए, चाहे पंजाब ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, आप उत्तराखंड ले लीजिए, आप मणिपुर ले लीजिए, हर जगह पर जनरल से ज्यादा SC/ST हैं, जनरल से ज्यादा OBC हैं। और मैं अब आपको बता रहा हूँ कि कैसे ऐसा लग रहा है कि इन 5 राज्यों में BJP की सरकार नहीं बन सकती, क्योंकि भाई साहब अब जनरल कैटेगरी तो पूर्ण रूप से इनसे नाराज हो चुका है। और हर एक राज्य में अगर BJP ने कुछ इसके खिलाफ किया भी, या कोई भी राजनीतिक पार्टी आरक्षण में हाथ भी डाली, तो क्या हाल हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। यूपी में जो है वो लगभग 70% ऐसा कुछ होगा जो SC/ST OBC के पॉपुलेशन है यूपी में। ऐसे ही पंजाब में भी है, ऐसे ही उत्तराखंड में भी है, ऐसे ही गोवा में भी है, और ऐसे ही मणिपुर में भी है। तो अब ना कोई राजनीतिक पार्टियां भाई ये नहीं चाहेंगी कि मैं इसमें हाथ डाल के अपनी राजनीतिक सफर को खत्म करूं। 2022 में जो इलेक्शन हुआ था तो यूपी में BJP 240 या 248 सीटों में से के बीच में ही आई थी। इसे कुछ 405 सीटों में 203 सीट चाहिए होती है सत्ता लाने के लिए। अगर BJP ने ऐसा कुछ किया तो BJP 100 सीट भी नहीं ला पाएगी। BJP क्या, किसी भी पार्टी ने अगर कुछ किया तो 100 सीट भी नहीं ला पाएगी। और BJP के ना आने का कारण तो एक सबसे बड़ा कारण है जो इन्होंने UGC ला दिया था। UGC का नया रूल, सब कुछ सही चल रहा था, ये बेमतलब नए रूल को लाए और अभी तक उसमें कोई प्रावधान नहीं किए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है बस। ये अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है UGC रोल बैक को लेकर, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इस वजह से देखिए आप यूपी में करड़ी सेना किस तरह से एक्टिव हो गई है। वो इस बार 55 से 70 सीटों पर चुनाव भी लड़ने जा रही यूपी में। और ऐसे रहा तो जनरल कैटेगरी तो नहीं देगी वोट किसी को, चाहे वो BJP हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जो हो। जो जनरल की बात नहीं करेगा वो उनको नहीं देगी वोट।